क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने पूरे देश के कानूनी सिस्टम को पंगु बना दिया? साल 2001 की वे सनसनीखेज सुर्खियां जिन्होंने सरकार और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी। पूरे 70,000 करोड़ रुपए का एक ऐसा महाघोटाला जिसने हर राज्य को अपनी चपेट में लिया। बिना कंप्यूटर और इंटरनेट के एक शातिर अपराधी ने देश की सुरक्षा में सेंध लगा दी थी। लेकिन इस खौफनाक काले साम्राज्य की शुरुआत किसी आलीशान कॉरपोरेट दफ्तर से नहीं हुई थी। इसकी कड़ियां जुड़ती हैं जेल की काल कोठरी में बंद एक बेहद शातिर दिमाग से। एक ऐसा नाम जो भारत के अपराध जगत में सबसे बड़ा जालसाज बनकर उभरा। आज हम सरकारी फाइलों के उन बंद पन्नों को खोलने जा रहे हैं। संसद भवन से लेकर अदालतों तक हर जगह सिर्फ इसी एक शख्स की चर्चा थी। इस अनोखी कहानी का आगाज कर्नाटक के एक छोटे कस्बे खानपुर से होता है। अब्दुल करीम तेलगी का परिवार इतना गरीब था कि घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल था। छोटे बच्चों की रोती आंखें और घर की तंगहाली हर रोज इम्तिहान लेती थी। वक्त का पहिया घूमा और बहुत कम उम्र में तेलगी के पिता की मौत हो गई। पूरे परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी अचानक इस छोटे बच्चे पर आ गिरी। वह खानपुर स्टेशन पर आने वाली हर ट्रेन की खिड़की पर दौड़कर फल बेचने लगा। लेकिन तेलगी आम बच्चों जैसा नहीं था। फल बेचते हुए भी पढ़ाई जारी रखी। उसने जैसे तैसे लोकल कॉलेज से B.com की डिग्री पूरी कर ली। वह अकाउंट्स के पेचीदा नंबरों और इंसानों के लालच को समझने लगा था। उसे समझ आ गया था कि ईमानदारी की पटरी पर रहकर वह अमीर नहीं बन सकता। बड़ा हाथ मारने की चाहत में वह सऊदी अरब की तरफ निकल गया। सऊदी की चमचमाती इमारतों के बीच उसने पैसे और इंसानी फितरत का खेल देखा। साल 1990 में जब वह वापस मुंबई लौटा तो आंखों में अमीर बनने का पागलपन था। मुंबई की एक तंग और संकरी गली में उसने पहला अवैध कदम रखा। उसने देखा कि खाड़ी देशों में जाने के लिए भारतीयों में एक अजीब होड़ मची थी। उसने इसी मजबूरी का फायदा उठाकर महानगर ओवरसीज नाम की फर्जी कंपनी खोल ली। वह गरीब लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने नकली दस्तावेज बनाने लगा। इस अवैध धंधे से तेलगी के पास पहली बार लाखों रुपयों का कैश आने लगा। लेकिन कानून की आंखें ज्यादा दिनों तक बंद नहीं रहीं और पुलिस वहां पहुंच गई। साल 1993 में मुंबई पुलिस ने जालसाजी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल के सीलन भरे कमरों में बंद होकर तेलगी को लगा कि खेल खत्म हो गया। लेकिन असलियत में सबसे खौफनाक और बड़ा खेल इसी जेल की बैरक में शुरू हुआ। जेल के अंदर उसकी मुलाकात कुछ शातिर जालसाजों और सरकारी बाबुओं से हुई। उन्होंने बातों बातों में तेलगी को भारतीय रेवेन्यू सिस्टम का सबसे बड़ा लूपहोल बताया। वह लूपहोल था सरकारी स्टैम्प पेपर, जिसके बिना देश का कोई काम नहीं चल सकता था। अदालतों से लेकर कॉरपोरेट डील्स तक हर जगह इसकी भारी डिमांड थी। जेल की धुंधली लाइट में तेलगी मुस्कुराया क्योंकि उसे खजाना लूटने का रास्ता मिल चुका था। साल 1994। जेल से बाहर आते ही उसने देश की सबसे सुरक्षित नासिक प्रेस को निशाना बनाया। वह जानता था कि इस अभेद्य सिस्टम के ताले को खोलने की चाबी सिर्फ अंधा पैसा है। उसने करोड़ों की रिश्वत देकर नासिक प्रेस के बड़े अधिकारियों को अपनी जेब में डाल लिया। इसके बाद अफसरों ने मिलकर असली और चालू मशीनों को कागजों पर कबाड़ घोषित कर दिया। तेलगी ने सरकारी नीलामी में उन बहुमूल्य मशीनों को कौड़ियों के भाव खरीद लिया। यही नहीं, उसने असली स्टैम्प पेपर छापने वाली सरकारी डाई का फॉर्मूला भी हासिल कर लिया। मुंबई के मिंट रोड पर एक सुनसान और अंधेरे गोदाम का शटर नीचे गिरता है। शटर के पीछे तेलगी ने अपना खुद का एक सुपर सीक्रेट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कर दिया। उसने विदेशों से ठीक वही स्पेशल वाटरमार्क वाला कागज मंगाया जो सरकार इस्तेमाल करती थी। मास्टरमाइंड ने जैसे ही मशीन का बटन दबाया, इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। मशीनों से ताजा छपे हुए नकली स्टैम्प पेपर्स तेजी से बाहर गिरने लगे। ये नकली पेपर्स इतने परफेक्ट थे कि सरकारी बैंकों के क्लर्क भी धोखा खा जाते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन आलीशान दफ्तरों में बैठकर तेलगी के छपे कागजों पर डील्स साइन कर रहे थे। देखते ही देखते उसने देश के 18 राज्यों में अपना यह नकली नेटवर्क फैला दिया। उसने इन नकली पेपर्स को सरकारी सप्लाई गाड़ियों के जरिए ही कोनों में पहुंचाया। रेलवे से लेकर डाक विभाग तक हर जगह उसके खरीदे हुए मोहरे बैठे थे।
उसने कानूनी तौर पर स्टैंप बेचने के सरकारी लाइसेंस भी फर्जी नामों से हासिल कर ली। उस दौर में शेयर बाजार के बड़े घोटालों में भी इन्हीं नकली पेपर्स का इस्तेमाल हुआ। देश की पूरी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब तेलगी के छपे कागजों पर दौड़ रहा था। इस विशाल सिंडिकेट को सुरक्षित रखने के लिए उसने नेताओं और पुलिस कमिश्नरों को पार्टनर बनाया। हर महीने करोड़ों रुपयों का हफ्ता सीधे ऊपर तक पहुंचता था, ताकि कोई शिकायत ही ना हो। अगर किसी छोटे ईमानदार अफसर ने आवाज उठाई तो उसका मुंह बंद कर ट्रांसफर कर दिया गया। तेलगी के खिलाफ आई कई शुरुआती जांच रिपोर्टों को फाइलों के नीचे हमेशा के लिए दबा दिया गया। अब तेलगी सिर्फ एक जालसाज नहीं, समानांतर वित्तीय साम्राज्य का बेताज बादशाह था। सरकार को भनक तक नहीं थी कि उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा तेलगी की तिजोरी में जा रही थी। ये वो दौर था जब तेलगी का घमंड सातवें आसमान पर था और उसे कानून का कोई डर नहीं था। दिन रात नोट गिनने वाली मशीनें चलती रहती थीं और तेलगी कामयाबी के नशे में चूर था। उसने दिल्ली मुंबई में दर्जनों आलीशान फ्लैट्स और गाड़ियों का काफिला खड़ा कर लिया। दौलत का नशा दिखाने के लिए वो मुंबई के डांस बार्स में पानी की तरह पैसा बहाने लगा। हद तो तब हो गई जब मुंबई के टॉपर्स डांस बार में उसने अपनी पसंदीदा डांसर पर एक ही रात में पूरे 93 लाख रुपए उड़ा दिए। इस एक घटना ने खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए कि आखिर इस आदमी के पास इतना कैश कहां से आ रहा है। लेकिन तेल की बेखौफ था, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता और पुलिस के आला अधिकारी उसकी जेब में थे। उसका सिंडिकेट इतना ताकतवर था कि वो जेल के अंदर से भी बाहर के सौदे तय कर लेता था। लेकिन जुर्म का घड़ा अब भरने वाला था। बेंगलुरु पुलिस चेकिंग के दौरान 2 लड़कों को संदिग्ध हालत में रोकती है। जब उनके पास मौजूद थैले की तलाशी ली गई तो पुलिस के हाथ लगे भारी मात्रा में नकली स्टैम्प पेपर्स। जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो उन लड़कों ने मास्टरमाइंड का नाम उगल दिया, अब्दुल करीम तेलगी। बेंगलुरु पुलिस के अधिकारियों को समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। इस महाघोटाले की गहराई को नापने के लिए सरकार एक बेहद सीक्रेट स्पेशल टीम का गठन करती है, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन स्टैंप। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पुलिस ने तेलगी के सीक्रेट गोदामों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। जहां भी पुलिस जाती वहां नोटों की बोरियां और नकली स्टैंप पेपर छापने वाली मशीनें बरामद होती। नवंबर 2001 अजमेर की एक संकरी गली में पुलिस की स्पेशल टीम तेलगी को चारों तरफ से घेर लेती है। भारत सरकार की नाक के नीचे 70,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य चलाने वाला किंगपिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में था। सीबीआई ने जब फाइनल चार्जशीट दाखिल की तो घोटाले की रकम देखकर जज भी चौंक गए। अदालत ने तेलगी को दोषी पाते हुए 30 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पूरे 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तेलगी को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल के एक अंधेरे सेल में बंद कर दिया गया। जेल की काल कोठरी में जाते ही तेलगी की ऐशो आराम की जिंदगी का अंत हो गया। उसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों ने अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। आखिरकार अक्टूबर 2017 में अंगों के फेल होने के कारण जेल के अस्पताल में इस महाजालसाज ने अपनी आखिरी सांस ली। 70,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य बनाने वाले इस इंसान के अंत के वक्त उसके पास 1 रुपया भी काम नहीं आया। तेलगी के इस तगड़े झटके के बाद भारत सरकार ने अपने पूरे पुराने रेवेन्यू सिस्टम को हमेशा के लिए बदलने का फैसला किया। कागजी स्टैंप पेपर्स के काले बाजार को खत्म करने के लिए देश में ई स्टैंपिंग की शुरुआत की गई। आपको क्या लगता है, क्या आज के इस ब्लॉकचेन और डिजिटल दौर में भी ऐसा कोई स्कैम मुमकिन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये अपराध डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।